हाँ जी 12th क्लास बेटा, वेलकम अगेन। तो यार वेव ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट की। फर्स्ट लेक्चर के बाद डाउट वाउट कुछ थे नहीं, तो बैक टू बैक बिना ब्रेक के दूसरा लेक्चर भाई आज। तो वेव ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर यार। फर्स्ट लेक्चर में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, इंट्रोडक्शन थी और इंट्रोडक्शन करते करते निकाल कर हम क्या ला पाए थे, बस वेव फ्रंट की डेफिनेशन या फिर उसका मीनिंग। ओके जी। तो आज का जो लेक्चर है उसमें जो भी बातें हो रही हैं बेटा, वो सारी की सारी ये मान के चलो टोटली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएंगे। पिछले लेक्चर 1 घंटे का लेक्चर था, जिसमें से काम की बात वो 10-15 मिनट की थी, बस डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट या फिर वो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। आज का लेक्चर ऐसा नहीं होगा भाई, आज जो भी बात होगी सीधा टू द पॉइंट ही होगी और हर एक चीज एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो है यार हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, फिर वही बात, हाइजन साइंटिस्ट का नाम रहा होगा, ऐसे नाम होते हैं इनके, हाइजन। तो हाइजन ने भाई वेव फ्रंट से रिलेटेड यार प्रिंसिपल दिया एक, पहले हमने वो डिस्कस करना है। फिर इसकी 2 एप्लीकेशन है कि हाइजन प्रिंसिपल का यूज करते हुए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना है। वो आज के अपने क्या है 2 टारगेट्स। स्टेटमेंट भी आ जाती है हाइजन प्रिंसिपल की, या फिर स्टेटमेंट के साथ प्रूव करना आ जाता है कि भैया स्टेट हाइजन प्रिंसिपल एंड यूज इट टू प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या यूज इट टू प्रूव लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कर देंगे बेटा आराम से। पहले किस पे आ रहे हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल पर। ओके, वेव फ्रंट बेटा आपको पता ही है कि वेव फ्रंट क्या चीज है। हाइजेंस प्रिंसिपल को 2 पार्ट में बोला गया, सीधा स्टार्ट करा दिया मैंने बिना इधर की बात किए हुए। तो 2 पार्ट में इसको बोला गया, पहले समझू देता हूं, उसके बाद लास्ट में इसकी क्या दे दूंगा, स्टेटमेंट दे दूंगा। ठीक है, पहले बात को समझा देंगे, उसके बाद इसकी स्टेटमेंट भी दे देंगे। तो यार वेव फ्रंट आपको पता है ये क्या है, कोई भी वेव फ्रंट यार, कोई भी वेव फ्रंट। ठीक है, ये वेव फ्रंट है, ये भी वेव फ्रंट है, ये भी वेव फ्रंट है और ये भी क्या है, वेव फ्रंट है। अब वेव फ्रंट आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो यार कुछ देर पहले वेव यहां थी, यानी वेव फ्रंट यहां था, ये आगे बढ़ रही है ना, यहां से शुरू हो रही है आगे बढ़ रही है। इसको मैं बोल दूंगा प्राइमरी वेव फ्रंट, और कुछ देर बाद जो यहां पहुंचेगी उसको बोल दूंगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है भाई, अब थोड़ी देर बाद ये वेव यहां पहुंच जाएगी तो इसको प्राइमरी बोल सकता हूं, ये क्या हो गया, सेकेंडरी। इस वक्त ये प्राइमरी हो गया, इससे अगला क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। भाई तुम जहां खड़े हो, जिस इंस्टेंट की बात कर रहे हो, उस इंस्टेंट पे जो वेव फ्रंट था वो प्राइमरी था और अगले इंस्टेंट पे जो बनेगा वो सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया। ठीक है जी, जो अभी है मेरे पास वो प्राइमरी वेव फ्रंट है, जो कुछ देर में बन जाएगा वो क्या हो गया, इसका सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया। तो यहां पर जो वर्ड लाइकर आना था मैंने, प्राइमरी वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेव फ्रंट की बात करनी थी, क्योंकि इसमें हाइजेन प्रिंसिपल में इसकी बात की जाएगी। तो एक टर्म आ गई जिसको मैंने बोला प्राइमरी वेव फ्रंट या फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट। चलो वो अंडरस्टूड है, जो अभी है वो प्राइमरी है, जो थोड़ी देर बाद बनेगा भैया वो सेकेंडरी होगा, फिर जो वो होगा वो प्राइमरी हो जाएगा, उससे जो थोड़ी देर बाद बनेगा वो सेकेंडरी हो जाएगा। ये कहीं पे सोर्स है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट है। ओके, अब यार हाइजन कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट acts as fresh source of light sending out wavelets in all direction। देख, सोर्स तो यहां था, सोर्स तो इस जगह पे था, लेकिन हाइजन कहता है कि भैया जो भी वेव फ्रंट है ना इस वक्त, इस वक्त, अब इस वक्त ये है मेरे पास,
तो कहते हैं जो भी वेव फ्रंट है उसके ऊपर हर एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करने लग जाता है, सेंडिंग आउट वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन। ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, ये अभी अभी बना है, अभी अभी पैदा हुआ ये वेव फ्रंट, लेकिन इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं दे ऑल एक्ट एज सोर्सेस, फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट, सेंडिंग आउट वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन। तो हाइजन प्रिंसिपल का जो पहला वाला हिस्सा है, दो हिस्सों में बोलूंगा, वो यही कहता है कि अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट acts as a fresh source of light, sending out wavelets in all directions. Each point on a primary wavefront acts as a fresh source of light, sending out wavelets in all direction. इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करते हैं और अपनी वेवलेट्स चारों तरफ फेंकते रहते हैं। ओके, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करते हैं, सेंडिंग आउट wavelets in all direction. जितने भी पॉइंट्स हैं they all acts as fresh source of light, sending out wavelets in all direction. तो यार ये जो पहले था भाई, ये प्राइमरी वेव फ्रंट था। प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट है दे ऑल एक्ट फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट, सेंडिंग आउट इन वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शंस। अब देख बेटा, एट t इक्वल टू 0 जितने भी पॉइंट्स थे इस वेव फ्रंट पे थे, t इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू t 1 सेकेंड बाद या 2 सेकेंड बाद या आधे सेकेंड बाद या 3 सेकेंड बाद ये अपनी अपनी वेव्स फेंकेंगे। अब क्योंकि टाइम मैं सेम बोल रहा हूं 1 सेकेंड बाद, तो यार ये जब वेव फेंकेंगे तो अपने अपने स्फेयर्स बनाएंगे। अगर ये अपने अपने स्फेयर्स बनाएंगे तो उन सब स्फेयर्स का कुछ ना कुछ रेडियस होगा। अब क्योंकि टाइम सेम बोल दिया मैंने, सेम टाइम बाद की बात कर रहा हूं, तो t इक्वल टू 0 पे सारे प्राइमरी वेव फ्रंट पे थे, ये सेम, ये जो पॉइंट्स हैं सोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, ये अपनी अपनी वेव फेंकने लग जाएंगे सोर्स बनकर, यानी अपने अपने स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाने शुरू कर देंगे। तो ये स्फेयर सब सेम साइज के होंगे। अब किसी भी टाइम पर ये t इक्वल टू 0 की स्थिति है, एट t इक्वल टू t कुछ देर बाद अगर मैं ये जो भी इन्होंने स्फेयर्स बनाए हैं, अगर मैं इनका फॉरवर्ड एनवेलप ले लूं, ये फॉरवर्ड एनवेलप है एट एनी लेटर टाइम, बट दिस विल गिव मी द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। किसी भी वक्त एक प्राइमरी वेव फ्रंट है, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट है पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, वो अपनी अपनी वेव्स फेंकने शुरू कर देंगे। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं उनके जो वेव्स फेंक रहे थे उनके स्फेरिकल वेव फ्रंट चेक करूं और उसका फॉरवर्ड एनवेलप ले लूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी? पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाएगी। तो इसका सेकेंड पार्ट बनेगा कि ईच पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट, सेंडिंग आउट वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शंस। और दूसरी बात कि फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ द spherical
forward envelope of the spherical wavelets या wavefronts made by these point sources gives the position of secondary wavefront at any later टाइम। किसी भी लेटर टाइम पे इनका जो फॉरवर्ड एनवलप है हमें क्या प्रोवाइड कर देता है, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट प्रोवाइड कर देता है। यार ये हाइजेंस प्रिंसिपल है, जैसा मर्जी हो, चाहे वो लाइन सोर्स क्यों ना हो। अब लाइन सोर्स का ये प्राइमरी वेव फ्रंट है मान ले, ठीक है। अब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं they all will act as fresh source of light sending out wavelets in all direction। और किसी भी लेटर टाइम पे इनका जो फॉरवर्ड एनवलप है वो हमें क्या दे देगा, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट प्रोवाइड कर देगा। तो हाइजेंस प्रिंसिपल यही है भाई, एक ये दो मतलब दो पार्ट में याद करो, दो पार्ट में याद करो और ये दो फोटो बना दो, आपका हाइजेंस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, आ जाता है कभी कभी कि हाइजेंस प्रिंसिपल का क्या बताओ, सिग्निफिकेंस बताओ। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, मतलब हाइजेंस प्रिंसिपल का महत्व बताओ। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस यानी कि इसका महत्व बताओ। व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, तो इसका क्या बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ। आता है भाई क्वेश्चन, इसलिए करवा रहा हूं। अब कभी भी इसका साथ में सिग्निफिकेंस आ जाए तो लिख देना कि हाइजेंस प्रिंसिपल हेल्प्स अस टू लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट इफ यू नो द पोजीशन ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या इसका महत्व है भाई कि इट हेल्प्स अस टू लोकेट द पोजीशन ऑफ secondary wave front if we know the position of प्राइमरी वेव फ्रंट। अगर हमें प्राइमरी वेव फ्रंट की पोजीशन पता है तो हम सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन लोकेट कर सकते हैं। तो यार ये हाइजेंस प्रिंसिपल है। जितना लिखा, मैंने बोला यार कल के लेक्चर में तो कहानी ज्यादा थी, आज के लेक्चर में जो लिख दिया भैया वो एग्जाम में एज इट इज आ जाना है, पता होना चाहिए। प्राइमरी वेव फ्रंट क्या होता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या होता है, हाइजेंस प्रिंसिपल के दो पार्ट हो गए, इसका सिग्निफिकेंस हो गया। ठीक है जी, खत्म, हाइजेंस प्रिंसिपल की वाली बात खत्म। अब अगली बात है यूज ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। तो अगली हेडिंग अपनी बनेगी कि हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करते हुए हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना है। तो अगली हेडिंग बनेगी, लिख लो, प्रूव लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी पहले रिफ्लेक्शन करते हैं, प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल या यूजिंग वेव थ्योरी। हाँ जी बेटा यार, तो हाइजेंस प्रिंसिपल अपना हो गया यार। अब हाइजेंस प्रिंसिपल पे बेस्ड दो टॉपिक है यार कि यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल टू प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड टू प्रूव लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में, हाइजेंस प्रिंसिपल, और ये दोनों पार्ट हम करने की कोशिश करेंगे। तो यार क्वेश्चन पेट क्वेश्चन है कि जी स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल, गिव इट्स सिग्निफिकेंस एंड यूज इट टू प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर लॉ ऑफ
रिफ्रैक्शन, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वही एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय साइन आर इक्वल टू है कांस्टेंट क्वांटिटी। तो यार है तो वही चीजें, लेकिन प्रूव करते वक्त इस बार हमारे पास रेज नहीं वेव फ्रंट होंगे, रेज नहीं बेटा वेव फ्रंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, हेडिंग ही डाल लो कि जी प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी या यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। हेडिंग बेटा क्या आ जाती होती है यहां पर कि प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, या कह लो यूजिंग वेव थ्योरी। अब यार बेसिकली हमें प्रूव तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ही करना है, और साथ में कि जी नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। लेकिन मैंने बोला कि हमें रेज नहीं मिलेंगी। इस बार क्या हमने यूज करना है बेटा, मिरर तो आएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है, तो मिरर की बात तो होगी, लेकिन रेज की बजाय मिरर पे हम क्या डालने जा रहे हैं, वेव फ्रंट डालने वाले हैं। तो हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग क्या, हाइजेंस प्रिंसिपल, यूजिंग क्या, वेव थ्योरी, यानी कि वेव फ्रंट्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पता लग गया प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले तो हमने लिख देना है पहली लाइन ही कि जी लेट अस कंसीडर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेट अस, डायग्राम इंपॉर्टेंट है यहां पर, कंसीडर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसा भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है जी। अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यानी कि मिरर, ये मैंने बनाया अपना, ये मिरर है यार, ठीक है, प्लेन मिरर, ये हो गया अपना प्लेन मिरर। नाम इसका रख लो एम डैश रख लिया जी, ठीक है। ये हो गया अपना प्लेन मिरर एम डैश। इस पे लाइट पड़ेगी यानी कि वेव फ्रंट आएगा, तो हम इसमें ना इंसिडेंट वेव फ्रंट डालेंगे। मेन पॉइंट ये है कि यार तुम्हें इंसिडेंट वेव फ्रंट से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाना आना चाहिए। वो तो रट कर भी, खैर डायग्राम तो कोई खास नहीं है, लेकिन कैसे कैसे बनेगा फर्स्ट टाइम बता देते हैं, उसके बाद तो तुम्हें आ ही जाएगा बेटा। तो जी ये एम डैश क्या हुआ, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि मिरर। यार रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब फिर क्या हो गया, मिरर है बेसिकली, ये प्लेन मिरर ही है यार, ठीक है जी। तो एम डैश क्या हुआ, इट इज अवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि प्लेन मिरर, ठीक है जी। अब इस पे हमने डाली एक इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हो गया अपना इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, ठीक है जी। अब बेटा इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाया, वो ऐसे करके गिरा और ऐसे करके जाएगा। अब पॉइंट ये है कि हमने इस पे बनानी है पहले परपेंडिकुलर रेज, क्योंकि ये देंगी आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो इसको परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। यहां पर भी क्या बनाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। ये दो रेज हो गई, ठीक है, एंड टू एंड हमने बना दी। अब यहां पर
जब ये पड़ी तो ये क्या होगी, मिरर पे मैंने क्या बना ली यार, नॉर्मल बना ली, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये आपके सामने कौन सा एंगल शो कर दिया जी हमने, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया जी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है जी, ये हो गया अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब ध्यान से देखना, ये यहां पे भी गिरेगी। अब पॉइंट ये है कि हमने ये डाला थोड़ा टेढ़ा, पहले ये एज टकराई मिरर से, जब ये एज टकराएगी तो इधर वाली रे पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हो गई मान लो। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इतना एंगल मेजर कर लिए, नॉर्मल और सेम एंगल मेजर कर लिया जितना कि ये था। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और ये रे कुछ इस तरफ चल पड़ी। थोड़ा ध्यान देने वाला कंसेप्ट है। ये रे आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये मैंने पूरा क्या बना दिया आपका एंगल ऑफ, ये नीला वाला आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया जी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भाई, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये रे इधर को जा रही है रिफ्लेक्ट होकर। हमारा इस वक्त टारगेट है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट हमारे पास अवेलेबल है, हमने रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ढूंढना है। हमें इतना तो पता है, ऐसे जाके इधर को आएगा। ये हमारा क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी, मुझे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ढूंढना है। मेन डायग्राम है, डायग्राम पे नंबर मिलने हैं आपको। तो ए बी क्या हुआ यार, इट इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए बी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। मेरा यहां पे टारगेट प्रूफ तो ये 2-4 लाइनों में हो जाना है। मेरा यहां पे टारगेट जो है इस वक्त वो है कि आपको इंसिडेंट वेव फ्रंट से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट कराना सिखा रहा हूं। ये कोई डायग्राम में रटवा नहीं रहा, मैं कह रहा हूं हाउ टू कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट हमारे पास है ए बी, मुझे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करना है कि कैसे किधर को आएगा। ओके, अब पॉइंट ये है कि ये जब ए बी वेव फ्रंट आ रहा था तो फर्स्ट पार्ट उसका पहले टकराया तो पहले चल पड़ी ये रे, कुछ देर बाद उसकी दूसरी एज यहां पे टकराएगी। अब दूसरी एज अगर इसकी यहां पर टकराएगी तो यहां से चल पड़ेगी, ये नॉर्मल है, ये फिर वही इस पॉइंट के लिए इंसिडेंट है। तो ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, यहां से टकराई और यहां से बिल्कुल इस पे परपेंडिकुलरली डाल रहा हूं, क्योंकि ये किस तरफ जाएगी, यहां से आकर ये नॉर्मल हो गई और ये यहां से कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जानी चाहिए। अब दो बातें हैं, पहली बात तो ये कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी वेव फ्रंट के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और दूसरी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये नॉर्मल है, ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाला जो एंगल होगा फिर वही बात, इट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ
इंसिडेंस जी। तो फर्स्ट रे यहां से आई, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कहीं पर जा रही है। अब ये मैंने किस हिसाब से बनाई थी कि जी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगली बात ध्यान देना यार, जो वेव फ्रंट है वो तो पूरा ही चल रहा है ना। मान लो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी, कुछ देर बाद ये रिफ्लेक्ट होके मान ले इधर को चल रहा है, तो ए का ए डैश हुआ, बी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। मान लो ये इधर को आ रहा था, ये ए था ये बी था, कुछ देर बाद रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हुई, नया वेव फ्रंट बन गया, तो ये इसका नया एंड हो गया, ये इसका पुराना एंड हो गया, सॉरी ये इसका नया एंड हो गया, ये इसका नया एंड हो गया। अब पॉइंट ये है, जितनी देर में ए से ए डैश बना है उतनी ही देर में बी से क्या बना होगा, बी डैश बना होगा, क्योंकि मीडियम सेम है, वेव फ्रंट तो इकट्ठे जा रहा है ना। अब पॉइंट मेरा ये है कि भाई जितनी देर में ए से ए डैश बना होगा, नया वेव फ्रंट इधर चल रहा है ना, उतनी ही देर में बी से क्या बना होगा, बी डैश बना होगा। मतलब इस वक्त मेरा टारगेट है कि ए डैश तो मिल गया, यहीं पे लेना है यार। इस वेव फ्रंट का अगला पार्ट कहां है, अगला पार्ट बी डैश होगा। अब मैं कह रहा हूं कि जितनी देर में ए से ए डैश हुआ है उतनी देर में बी से बी डैश होगा। इतना तो क्लियर है, बी ए था, ये वाली रे इधर गई है, तो बी डैश इस लाइन के ऊपर मिलेगा, ए डैश इस लाइन पे है। अब पॉइंट इज बेटा सेम मीडियम है, अगर ये रे और ये रे सेम टाइम ले रही हैं ए से ए डैश होने में और बी से बी डैश होने में, और मीडियम सेम है, मीडियम सेम मतलब स्पीड क्या है, सेम है, तो अगर सेम टाइम की बात है तो सेम डिस्टेंस भी कवर करेंगी। मेरे कहने का मतलब ए से ए डैश होने का टाइम और बी से बी डैश होने का टाइम सेम है, क्योंकि दोनों वेव फ्रंट की दो एजेस हैं। तो अगर ए से ए डैश होने का और बी से बी डैश होने का टाइम सेम है, मीडियम भी सेम है, यानी स्पीड भी सेम ही है, तो ए से ए डैश और बी से बी डैश का डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम, या डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने बोला अगर ए से ए डैश और बी से बी डैश का टाइम सेम है, मीडियम सेम होने के कारण स्पीड सेम है, इसका मतलब डिस्टेंस भी क्या कवर किया होगा, ए से ए डैश तक का डिस्टेंस और बी से बी डैश तक का डिस्टेंस क्या कवर हुआ होगा, सेम कवर हुआ होगा। मैं ये कहना चाहता हूं ए डैश इज इक्वल टू बी बी डैश, दैट मीन्स ए डैश जितना का है उतना का मेजर कर लो, ए डैश जितना का है मेरे भाई उतना का मेजर कर लो, और उसके हिसाब से तुम्हें इस लाइन पर एक पॉइंट लेकर उसको क्या मान लेना है, बी डैश मान लेना है, और इसको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। अब ये ए डैश बी डैश जो है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इट विल बी अवर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जी। तो ए डैश बी डैश is our reflected wave front बेटा जी, A dash B dash is our reflected wave front। ये हो गया अपना reflected wave front। वेव फ्रंट की खास बात कि इससे जो रेज निकलेगी वो वेव फ्रंट के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये वाला तो परपेंडिकुलर है ही है, इससे जो रेज निकलेंगी वो वेव फ्रंट के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना आ गया वेव फ्रंट कि जी एक ए बी होता है और एक ऐसी क्या होता है, ए डैश बी डैश होता है, तो इसमें फिर आगे कुछ खास
बचा नहीं है। अगर आपका डायग्राम बन जाता है तो कुछ नहीं है, आपने यहां पे थोड़ा सा प्रूफ करना है एंगल वेंगल, और अपने आप ही एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये अगर आई है, थोड़ा ध्यान से देखना, अगर ये बेटा आई है तो ये वाला एंगल, ये सारा का सारा किसके इक्वल प्रूव हो जाएगा? आई के इक्वल प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि देखो आई और आर वैसी क्या है? इक्वल हैं। तो अगर आप ध्यान से सुनना, यहां से लेकर यहां तक की बात करो, यहां तक की, इसको क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। आर पूरा है, ये नीला वाला, अगर मैं यहां से लेके यहां तक एक्स मान लेता हूं, एक्स, ये देख, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, आर तो देख पूरा है, आर तो यहां से लेके इस लाइन तक है। अगर बेटा ये वाला परपेंडिकुलर है ये, तो अगर आप ध्यान से देखो आई प्लस एक्स, आई प्लस एक्स कितना है जी? 90 डिग्री। अब आगे बढ़ो, अब इस लाइन को देखो, अब ये जो एंगल है जो मैंने बना रखा है, इसको भी वाई मान ले, ये जो मैंने बना रखा है ना यहां से यहां तक, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की बात करूं, देखो ये y हो गया और ये x हो गया, लेकिन ये नॉर्मल है, नॉर्मल से लेके यहां तक है ना, यहां से लेके यहां तक यार y हो गया, और यहां से लेके यहां तक क्या हो गया? x हो गया, ये भी 90 है। अब अगर इन दोनों को आप देख लो, इक्वेट कर दो, तो i प्लस एक्स इक्वल टू 90, वाई प्लस एक्स इक्वल टू 90, एक्स एक्स कट जाएंगे, आई किसके इक्वल आ जाएगा? y के इक्वल आ जाएगा। तो थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाओ, y किसके इक्वल आ गया? एंगल I के इक्वल। ठीक है जी, हमें एंगल I चाहिए था, ये जो y एंगल था, यानी यहां से अगर यार यहां से यहां तक I है, तो यहां से यहां तक भी क्या होगा? I होगा। आपने ये किसी को एग्जाम में प्रूव कर कर नहीं दिखाना, हमने आपको कर कर दिखा दिया कि ऐसे कर कर प्रूव किया जा सकता है कि अगर यहां से लेकर यहां तक देखो, ठीक है, अगर यहां से यहां तक देखो तो i प्लस एक्स, क्योंकि ये 90, i प्लस एक्स 90 है, उल्टा चलेगा, तो ये वाले को मैंने पहले y माना था, प्लस एक्स वो भी क्या है? 90। यहां से क्या प्रूव हो गया? i और y आपस में इक्वेट कर दे यार, x x कट जाएंगे, 90 90 कट जाएगा, i और y आपस में क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। तो ये एंगल I हो गया। सिमिलरली यहां पे क्या प्रूव किया जा सकता है कि ये वाला एंगल, ये पूरा किसके इक्वल प्रूव हो जाएगा? R के इक्वल प्रूव हो जाएगा। बेटा जैसे यहां प्रूव किया है वैसे वहां प्रूव हो जाएगा। ये पूरा एंगल किसके इक्वल प्रूव हो जाएगा? R के इक्वल। आपने एग्जाम में सारा लिख के नहीं आना कि कैसे कैसे एंगल प्रूव हो गया, आपको जरूर पता होना चाहिए कि कैसे कैसे कौन सा एंगल आपस में प्रूव करना है हमने। तो पॉइंट क्या था? ये वाला एंगल I है, ये वाला एंगल R है। अगर डायग्राम बना लिया तो सबसे पहला काम क्या होगा? टू कंस्ट्रक्ट द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। हमें सबसे पहले रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे भी बनाया इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। MM डैश क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। AB क्या हो गया? इंसिडेंट वेव फ्रंट। A डैश B डैश क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है जी, A डैश B डैश हो गया आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, AB हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। अगली बात, एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसे करके सब कुछ क्या कर देना है? लिख देना है यार, कुछ भी नहीं बचा अब इसमें। मेन डायग्राम है, डायग्राम में एंगल एंगल कैसे लेने वो क्लियर होना चाहिए। आगे तुमने क्या लिख दिया?
construction of the reflected wavefront is shown in फिगर। रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट अपने फिगर में शो कर ही दिया है, एंगल आई एंगल आर क्या है वो क्लियर कर ही दिया है। अब बेटा जी देखना, हमने बोला इन ट्रायंगल बी ए डैश, दो ट्रायंगल लेने हैं। नाउ इन ट्रायंगल्स बी ए डैश एंड, ध्यान देना, बी ए डैश है और दूसरा ए डैश बी डैश बी, ए डैश बी डैश बी, ये दो ट्रायंगल है यार, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, कुछ नहीं। ठीक है जी। अब इसमें एक पॉइंट मैंने पहले बताया था कि यहां पर जो आपका लास्ट में लिख दूंगा, जो बी बी डैश है और ए डैश आपस में क्या है, इक्वल है भाई। ए डैश इज इक्वल टू बी बी डैश पहले बोल दिया था। क्यों? क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन सेम मीडियम इन सेम टाइम। क्यों जी? बिकॉज दीज आर द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन सेम मीडियम इन सेम टाइम। इस चीज का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं बचा। इसमें चेक कर सकते हो आप कि अगर हम इसको देखते हैं ध्यान से तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो ही जाएंगे। कैसे जी? इन दो ट्रायंगल्स की बात कर लो तो एक तो इनका 90 डिग्री 90 डिग्री क्या है, सेम है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी डैश। क्यों भाई? ईच 90 डिग्री है। ठीक है। अगली बात, ए डैश बी इज इक्वल टू ए डैश बी। क्यों भाई? कॉमन है। ए डैश बी इज इक्वल टू ए डैश बी। क्यों भाई? कॉमन है। तो क्या लग रहा है, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गई, 90 डिग्री हो गया, एक साइड और हो जाए तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड वाली। तो साइड में देख, इनकी एक साइड ए डैश और बी बी डैश भी आपस में इक्वल है एंड ए डैश इज इक्वल टू बी बी डैश। क्यों भाई? अब यहां लिख दें, बिकॉज दीज आर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in same medium in same time। उससे क्या हुआ, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लग गई भाई, देयरफॉर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से लिख ले, देयरफॉर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बाय सीपीसीटी, और लिख ले हेंस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हेंस लॉ ऑफ, एक बार डायग्राम बन जाए फिर थोड़ी इसमें टाइम लगना है। हेंस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसके बाद एक लाइन और लिख लेना यार कि जी नॉर्मल जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है वो सारी की सारी कुछ इस तरीके से है कि जैसे अब इंसिडेंट रे है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो वेव फ्रंट के भी क्या है, परपेंडिकुलर है, और सब मिरर के भी क्या चल रही है, इस हिसाब से पढ़ रही है कि परपेंडिकुलर मतलब कहने का कि ये सारा सिस्टम आप लिख दोगे कि ऑल नॉर्मल इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइंग इन सेम प्लेन एज शोन इन फिगर। तो अगर इतना कर लो
तो हो जाता है आपका प्रूफ। बाकी आप देख लो क्वेश्चन कैसे आएगा कि जी हाइजेन प्रिंसिपल स्टेट करो, सिग्निफिकेंस पूछ सकता है उसका, साथ में क्या पूछ लेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करके दिखा दो, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या बोलेगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करके दिखा दो, वो अभी हम करने जा रहे हैं, इसको नोट कर लो आप। हाँ जी बेटा यार, तो अगली बात प्रूव ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यार पहले क्या किया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अब साथ के साथ क्या निपटा देते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, इस रिफ्लेक्शन को मिटाकर क्या कर देते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, पॉइंट वही है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि जी स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल एंड यूज इट टू प्रूव लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, या फिर यूजिंग वेव थ्योरी, एक ही बात होती है। ओके, अब ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है यार, वही डायग्राम बनेगा और साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या प्रूव करना है, कांस्टेंट प्रूव करना है। इसी को स्नेल्स लॉ भी कहते होते हैं यार। ठीक है, यही स्नेल्स लॉ हो गया, यही आपका क्या हो गया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये प्रूव करना है। अब फिर वही बात भाई, इस बार हमारे पास रेज नहीं होंगी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो होगा, कोई ग्लास स्लैब ऐसी कोई चीज जिसमें से रिफ्रैक्शन करके दिखाएंगे, लेकिन रेज नहीं, वेव फ्रंट आएगा। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट जैसे हमने पहले यूज किया था वैसे ही अब यूज करेंगे। तो यार रेज नहीं, वेव फ्रंट का यूज होगा। मान लो अब ये है अपने पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पहले क्या बनाया था भाई, मिरर बनाया था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया था। अब की बार क्या बना रहे हैं, मान लेते हैं कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ग्लास स्लैब कोई जैसी कोई चीज है, या कुछ भी लगा लो, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट रेयर मान लेते हैं, बाकी कोई जरूरी नहीं है, डेंसर भी मान सकते हो। तो ऊपर वाला पार्ट मैंने रेयर मान लिया, ये जो है इसको डेंसर मान लिया। ये क्या हो गया आपका, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी दो मीडियम की बाउंड्री हो गई है। ये मीडियम 1 है, रेयर पता ही है, फिर उसको मीडियम 1 लेते होते थे डेंसर, इसको मीडियम 2 लेते थे। तो एक रेयर हो गया, दूसरा क्या हो गया, डेंसर हो गया। ये क्या आ गया जी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। लिख लो ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये जो बाउंड्री है इसकी। ठीक है, नीचे लिख दिया मैंने। अब इस पे डालो इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये आ गया इंसिडेंट वेव फ्रंट ए और बी। तो ए बी क्या हुआ जी, अपना इंसिडेंट वेव फ्रंट आ रहा है। ठीक है, अब इंसिडेंट वेव फ्रंट तो आ गया, अगला टारगेट क्या है, यह रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करना। पिछली बार टारगेट क्या था, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट किया था, अब की बार रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो ए बी क्या है यार, इट इज द, लिख लेना भाई, बाद में मिटेगा, यहां पे जगह नहीं है, यही करना है अगला काम भी। ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। ऐसे यहां पे मैं ए डैश बी डैश बनाऊंगा, देखते हैं कहां बनता है, उसको बोल दूंगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया, ए डैश बी डैश। उसके अलावा फिर वही एंगल आई, एंगल आर तो आएंगे यार। एंगल आई क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, लिख देते हैं यार पहले ही, अभी शो कर देते हैं। और एंगल ऑफ ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, शो मैंने पहले कर दिया। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो फिर वही बात, यहां पर मुझे नॉर्मल भी बनानी पड़ेगी, और ये जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है इस पे रेज पैरेलल तो शो करते ही होते हैं, फिर तभी पता लगेगा ना किस तरफ जा रहा है। ठीक है, वेव फ्रंट के टर्म्स में चलना है, लेकिन रेज की हेल्प तो लेनी पड़ती है यार। तो एक कोने पे रे लगा दी,
और इस कोने पे भी, ये दूसरा एंड हो गया इसका, ठीक है। ये पूरा 90 डिग्री होता ही है, ये नॉर्मल हो गई। अब फिर वही बात, यार पहले कौन सा एंड टकराया, बी। पिछली बार क्या हुआ था, ये एंड बी पहले टकराया था और मिरर वाले केस में ये रिफ्लेक्ट हो गई थी। लेकिन इस बार इसने रिफ्लेक्ट नहीं ना, क्या होना है, रिफ्रैक्ट होना है। मीडियम में घुस जाएगी दूसरे वाले में, इट हैज टू रिफ्रैक्ट। अब जब रिफ्रैक्ट होगी तो वही रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर वाली बातें शुरू हो जाएंगी। अब जब रिफ्रैक्ट होगी तो जब ये इसमें एंटर करेगी तो रेयर टू डेंसर जा रही है, क्योंकि ऊपर वाले को रेयर माना है, मैंने नीचे वाले को डेंसर माना है। तो देख, जा तो इधर रही थी, लेकिन ये किधर मुड़ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी बी का जो बी डैश है वो इस लाइन पे कहीं पर आएगा। देख, पिछली बार रिफ्लेक्ट हुई थी, इधर को चली गई थी, तो बी का बी डैश उस लाइन पे आया था, रिफ्लेक्टेड रे पर। यहां पे बी का बी डैश इस लाइन पे आएगा, कहां आएगा वो चेक करना है। पिछली बार चेक करते वक्त हमने फंडा लगाया था कि भैया ए डैश और बी बी डैश इक्वल होंगे, क्योंकि सेम टाइम है, सेम मीडियम है, डिस्टेंस कवर्ड भी क्या होगा, सेम होगा। अब ये तो क्लियर है कि ये जो पहले वाली रे आ रही थी वो इधर को जाएगी, क्योंकि रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई। अब बी बी डैश होगा कितना, उसके लिए पहले मैं इसको एक्सटेंड करता हूं। अब अगर ए से ए डैश हो रहा है, सॉरी बी से बी डैश हो रहा है, तो ए से ए डैश भी होगा। मान लो ये यहां आकर टकराती है, ये फिर मैंने क्या बना दी, नॉर्मल बना दी। अब बेटा जैसे ये ए से ए डैश पे पहुंची है, ये ए डैश है, वैसे इसको बी से बी डैश तक पहुंचना है। मैंने पिछली बार भी बोला, वेव फ्रंट तो इकट्ठे चल रहे हैं ना, ए से ए डैश बनने का और दूसरे एंड का बी से बी डैश बनने का जो टाइम है वो क्या लगना है, सेम लगना है, टाइम सेम लगना है। तो ए से ए डैश तो बन गया। यहां पर अगर आप देखोगे तो फिर वही रेयर टू डेंसर है, इसको किधर मुड़ना है, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ना है। जा इधर रही थी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से। अब जरा एंगल भी बना ले पहले, बाकी बाद में देखते हैं। अगर बेटा चेक करते हो तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो इंसिडेंट रे की ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ऐसे यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये वाला नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है जी। अब पॉइंट इज, ए से ए डैश तक का टाइम और बी से बी डैश तक का टाइम सेम है, मीडियम अलग अलग है। देखिए मीडियम 1 है, इसमें वेलोसिटी v1 है, मीडियम 2 में वेलोसिटी v2 हो गई। अब सोचना, ए से ए डैश और बी से बी डैश का टाइम सेम है, क्योंकि इकट्ठे चलना है इन्होंने। बी एंड बी डैश पे पहुंच जाएगा, ए एंड ए डैश पे पहुंच जाएगा, टाइम तो सेम है। लेकिन यार ए से ए डैश तक का डिस्टेंस मीडियम 1 में कवर हुआ है, क्योंकि ये एंड अभी बाहर ही था, और बी से बी डैश तक का डिस्टेंस मीडियम 2 में कवर हुआ है, क्योंकि बी वाली रे जो है मीडियम 2 में एंटर कर चुकी है। मीडियम टू डेंसर है, उसमें स्पीड कम है, तो ए से ए डैश और बी से बी डैश तक का टाइम तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम सेम है लेकिन वेलोसिटी तो अलग अलग है। यानी ए से ए डैश और बी से बी डैश, यानी ए डैश बी डैश सेम नहीं आएंगे। अब वेलोसिटी ज्यादा कहां है, मीडियम 1 में,
यानी ए डैश ज्यादा आएगा और बी डैश उससे थोड़ा क्या आएगा, कम आएगा। कितना कम, स्पीड पे डिपेंड करता है। मैं ये कहना चाहता हूं, पिछली बार जब मिरर वाले केस में, रिफ्लेक्शन वाले केस में मैंने कंस्ट्रक्ट कराया था तो मैंने बोला था ए डैश जितना है उतना ए बी डैश ले लो। यहां क्या बोल रहा हूं कि भाई ए डैश नाप ले, जितना है बी डैश उससे हमेशा क्या रखना, कम रखना, क्योंकि बी डैश और ए डैश सेम नहीं है। बी डैश और ए डैश सेम नहीं हो सकते क्योंकि मीडियम अलग हो चुका है। ये रिफ्रैक्शन है भाई। तो ए डैश क्या हुआ, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन मीडियम ए इन टाइम टी, मान लेते हैं, ठीक है जी। और बी डैश क्या है, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, सब लिख लो भाई, इन मीडियम बी, इन मीडियम ए की जगह मीडियम 1 लिखना था यार, इन मीडियम 2 इन टाइम टी। अब इस हिसाब से यार जो ए डैश है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो मीडियम 1 की वेलोसिटी v1 है, इसलिए v1 इंटू टी आ गया। और बी डैश भी तो डिस्टेंस ही है, ये भी तो वेलोसिटी इंटू टाइम होगा। ये क्या आ जाएगा, v2 इंटू टी। बी डैश इज इक्वल टू v2 इंटू टी और ए डैश इज इक्वल टू v1 इंटू टी। ओके, इसका यूज करते हैं। बाकी फिर वही यार पिछली कहानी की तरह थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाओगे तो ये एंगल आई है, तो ये वाला एंगल क्या आने वाला है, आई आने वाला है। उधर ये एंगल, इसको पहले ज्वाइन करके बनाओ पहले अपना वेव फ्रंट कि ए को, क्योंकि बी डैश तो मिल गया ना, अब इस पे पॉइंट ले लिया कम मानकर, इसको जब आप ज्वाइन कर दोगे तो ए डैश बी डैश हमारा क्या हो जाएगा जी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है जी, ए डैश बी डैश रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड बोल दिया शायद मैंने, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और ए बी क्या है तुम्हारा, इंसिडेंट वेव फ्रंट। मैंने बोला थोड़ी ज्योमेट्री लगाओगे तो ये वाला एंगल आई के इक्वल हो जाएगा। जैसे मैंने वो एक्स वाई वाला पिछली बार यूज किया था, मैंने बोला तुम्हारे लिए होता है ये, ज्यादा समझाना, एग्जाम में तो बस बना के आ जाना है। अगर ये आर है तो वैसे ये क्या हो जाएगा यार, आर प्रूव हो जाएगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक 90 है, यहां से लेके यहां तक भी 90 है। अगर इसको फिर वही बात x मान लोगे तो भैया r प्लस एक्स भी 90 है। ठीक है, अगर मैं इसको y मान लू अभी तो y प्लस एक्स भी 90 है, r प्लस एक्स भी 90 है, इसलिए r इक्वल टू वाई, यानी ये r प्रूफ हो जाना है। ठीक है, आपने डायरेक्ट लिख दिया। अब सब कुछ क्लियर है। ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए डैश बी डैश रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। हमारा मेन टारगेट क्या करना, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करना था। बाकी सब कुछ तुम्हारे सामने लिखा ही हुआ है कि ए डैश किसके इक्वल है, v1 t के, बी डैश किसके इक्वल, इसको भी मिटा देते हैं। बाकी लिख लो जी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इज शोन इन फिगर। एक पॉइंट लिख लेना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इज शोन इन फिगर। ए बी इंसिडेंट है, ए डैश बी डैश रिफ्रैक्टेड है। और आगे क्या लिखोगे, नाउ फ्रॉम फिगर, हां जी भाई, फ्रॉम फिगर। फिगर क्या कहती है जी आपकी, अगर मैं ऊपर वाला ट्रायंगल लेता हूं तो इसमें साइन आई लिख ले यार, साइन आई। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आई के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये हो गया ए डैश, और नीचे 90 के सामने वाली हमेशा
हाइपोटेन्यूज होती है। ये हो गया बी ए डैश, लिखता चले जा भाई बी ए डैश। ओके, ऐसी साइन आर, फिर वही बात, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो ये हो गया बी बी डैश और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो फिर वही आ गई, दोनों की कॉमन ही है, बी ए डैश। अब यहां से क्या करेगा? दोनों को डिवाइड कर देगा तू, साइन ए बाय साइन आर, बी ए डैश कट जाएगा, ए डैश बाय बी बी डैश आ जाएगा। ए डैश क्या है भाई? V1t, ये V1t, ये V2t, t से t कैंसिल हो जाएगा, आपके सामने है सब कुछ। यहां से क्या आ जाएगा? साइन ए बाय साइन आर इक्वल टू V1 बाय V2। अब तुम्हें याद होगा V1 बाय V2 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। याद करो रे ऑप्टिक्स की बिल्कुल शुरुआती बातें। तो V1 बाय V2 इक्वल टू μ12, जो कि क्या है? एक कांस्टेंट है। तो मतलब साइन ए बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, इसके नीचे लिख लो हेंस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और साथ में ये भी लिख लो कि ऑल द रेज आर इन सेम प्लेन, नॉर्मल इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड तो फिर सेम प्लेन में है ही, ये लिख देना होता है कि ऑल द रेज आर इन सेम प्लेन। अब इतना सा प्रूफ है बेटा इसका। तो बेटा जी डायग्राम बनाने जरूरी है। डायग्राम्स कैसे प्रॉपरली बनेंगे आप रट के भी बना सकते हो भाई, इधर लाइन आ रही थी इधर लाइन आ रही थी, बना लो भाई। लेकिन मैंने कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें बन रही हैं उसके हिसाब से आपको बनाने की या समझाने की कोशिश की है, तो ये भी हो गया। ओके, अब कई बार क्या आता है, वो कहता है नहीं जी रेरर टू डेंसर नहीं, डेंसर टू रेरर वाला डायग्राम बना के प्रूव कर। कह देगा, क्या करोगे? अगर तो कुछ नहीं कहता तो रेरर टू डेंसर वाले से ही प्रूव करना है। वो कई बार कहता ना जी रे तो डेंसर टू रेरर जा रही थी, उसका डायग्राम बना कि कैसे कैसे इंसिडेंट वेव फ्रंट से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाओगे और वहां से प्रूव करो। तो यार वो भी डायग्राम बना के बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अगर डेंसर टू रेरर स्पेशल, तो बेटा यार अगर डेंसर टू रेरर आपका प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा होता तो कैसे वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करना है वो भी देख लो यार। ओके, इसका डायग्राम ये बाकी स्टेप तो वही रहेंगे कि मान लो ये वही अपना रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता, ठीक है। अब हम ऊपर वाला डेंसर कह रहे हैं और जिसमें एंटर कर रही है वो मान लो रेरर है। तो होता क्या, करना तो कुछ नहीं है, यहां से इंसिडेंट वेव फ्रंट वैसे ही आता, ये आपका हो गया ए बी, ठीक है जी। ये वैसे ही आ जाता, ये इस पे वही 90 डिग्री पे रे बना देते। ओके जी, अब ये वही बात बाद में जाके टकराएगा, यहां पे कहीं पे ए डैश बनना है और ये बी पॉइंट है, ये नॉर्मल है, ये डेंसर है, ये रेरर है। भाई डेंसर से रेरर जाते वक्त इसने अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना है, तो डेंसर से रेरर जाते वक्त इसको अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना है, तो जा रही थी इस तरफ, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल उधर को मुड़ जाएगी, बस ऐसे शो कर देना, ठीक है। ऊपर से हमने बोला ए से ए डैश तक का और बी से बी डैश तक का टाइम सेम लेना है, लेकिन डिस्टेंस इक्वल टू तो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। अब टाइम सेम है, वेलोसिटी अलग अलग होगी। अब बेटी डेंसर कौन से है? ये है, यहां पर वेलोसिटी जो है v2 मान ले और इसको क्या मान ले v1। अब भाई डेंसर में वेलोसिटी कम होती है ना, तो इसका मतलब
ए डैश कम आना चाहिए और रेयर में वेलोसिटी ज्यादा होती है तो बी बी डैश ज्यादा होना चाहिए। बस यहां पॉइंट ये याद रखना है कि जो बी बी डैश बनना था वो ए डैश से क्या बनना था, ज्यादा बनना था। पिछली बार हमने ए डैश देखा जितना बन रहा है, बी बी डैश को बोला यार उसे कम रख। अब यहां पर ए डैश देख लिया और बी बी डैश ए डैश से क्या रखना है, थोड़ा ज्यादा रखना है। पहले वो यहां पर आया था, इधर को बना, अब ये उधर को बना, तो ये हो गया जी आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ए डैश बी डैश। बाकी हां अगर प्रूव भी करना हो तो भी क्या दिक्कत है, सारे के सारे एंगल उंगल वैसे ही बन जाएंगे। ये इंसिडेंट रे है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये बेटा आई के इक्वल आ जाएगा, यहां पे बना ले। ये रिफ्रैक्टेड रे है ये वाली, तो ये वाला एंगल और रिफ्रैक्शन आ जाएगा। बाकी तो वही चीजें हैं, बाकी सब कुछ क्या है, सेम ही है। ये मीडियम 2 है, इसमें जो ए डैश आएगा वो V2 इंटू टी आ जाएगा, यहां पर बी बी डैश जो आएगा वो V1 इंटू टी आएगा। बाकी कुछ नहीं है, इसके हिसाब से करते चले जाओ यार, क्या दिक्कत है, सब हो जाएगा। डायग्राम चेंज आएगा, अदरवाइज स्टेप बेटा वही होंगे, अब कर कर देख लेना। ओके जी, तो होपफुली वेव ऑप्टिक्स चल पड़ी होगी और थोड़ी थोड़ी समझ में आनी शुरू हो गई होगी। अजीब है वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि इसके कंसेप्ट ये नहीं है कि भाई वही जो पुराने पहले से आते थे उन्हीं को एक्सटेंड करो, सब कुछ ही नया चल रहा है। तो 2 लेक्चर हो गए बेटा इसके, इसमें हमने हाइजेन प्रिंसिपल तक कवर अप किया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गई। अब कुछ नई बातें आएंगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरफेरेंस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पहले इंटरफेरेंस की इंट्रोडक्शन, कोहेरेंट सोर्सेज वगैरह कुछ पॉइंट्स आएंगे वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर इंटरफेरेंस क्या होता है उसकी इंट्रोडक्शन तो कम से कम कर ही देंगे। तो एक लेक्चर पूरा इंटरफेरेंस का इंट्रोडक्टरी होगा, उसके बाद फिर मैथमेटिकल पार्ट पर उसके हम जा पाएंगे। तो अभी के लिए बेटा जी इतना ही है, काम को कवर अप करो और थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहो। थ्योरी थोड़ी है, इतनी थ्योरी भी नहीं है, बस ये लगा लो कि आपको डायग्राम वायग्राम इसके अंडरस्टैंड कर लेने हैं। पढ़ने के लिए थ्योरी नहीं आएगी, बस समझना है यार, बात को समझना बस। न्यूमेरिकल अभी नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल आने शुरू होंगे इंटरफेरेंस के बाद। तो अभी तक के लिए इतना ही जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद।